रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, पुनर्योजित डीएनए तकनीक क्या है? किसी एक जीव के डीएनए को किसी अन्य जीव के डीएनए के साथ रोपित करना या फिर ऐड करके उससे एक इच्छित गुण वाले जीन को प्राप्त करना क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक कहलाता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेशन के साथ ही साथ मैं आपको फुल नोट्स देने वाली हूँ इसके हिंदी में, और इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पुनर्योजित डीएनए तकनीक क्या है? जब किसी जीव के डीएनए या फिर फोर्जन डीएनए का एक खंड निकालकर किसी अन्य जाति के जीव के डीएनए या फिर वेक्टर के डीएनए से जोड़ा जाता है, तब इस तकनीक को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसके बाद जो हमें डीएनए प्राप्त होता है, उस डीएनए को यानी पुनर्योजित डीएनए को हम कहते हैं विषमजात डीएनए। ठीक है। और इस तकनीक का विकास कब हुआ था? इस तकनीक का विकास हुआ था सर्वप्रथम 1973 में, और किसने किया था? स्टेनले कोहने तथा हर्बर्ट बोअर और उनके साथियों ने किया था। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट दे रखा है, इस तकनीक का विकास सर्वप्रथम 1973 में स्टेनले कोहने तथा हर्बर्ट बोअर तथा उनके साथियों ने किया था। यह तकनीक विभिन्न जैविकीय उपकरणों की मदद से की जाती है। ये जो तकनीक होती है, प्रोसेस होता है, ठीक है, टेक्निक है जो पुनर्योजित डीएनए टेक्निक, ये किसके थ्रू की जाती है? जैविक उपकरणों की मदद से की जाती है, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइंगेज, क्लोनिंग वेक्टर्स, डीएनए वाहक। ठीक है, ये सारे जैविक उपकरणों की मदद से की जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं डीएनए पुनर्योजन की क्रियाविधि क्या है, यानी प्रोसेस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट हमारा दे रखा है वेक्टर का चयन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर। फोर्जन डीएनए की प्रकृति तथा उनके अनुप्रयोग के अनुरूप वेक्टर का चयन किया जाता है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस हमारा रहता है प्रतिबंधित विदलन, रिस्ट्रिक्शन क्लाइवेज। इसमें क्या होता है? ये आपका लंबा प्रोसेस रहता है। उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अभी हम सेकंड स्टेप देख रहे हैं। सेकंड स्टेप है हमारा प्रतिबंधित विदलन, जिसमें आपको बताया गया है वेक्टर डीएनए में फोर्जन डीएनए को समान रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काटा जाता है। सर्वप्रथम फोर्जन डीएनए की कोशिका से बाहर निकलने के लिए लाइंसिंग एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को वंचित खंड को काटते हैं। ठीक है, डीएनए के वंचित खंड को काटते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे एंजाइम हैं जो डीएनए के विशिष्ट न्यूक्लियोसाइड्स के अनुक्रमों को पहचानकर डीएनए द्विकुंडल मतलब डबल हेलिक्स को इस विशिष्ट स्थलों के समीप से विदलित, यानी विदलित तो क्या बोलेंगे हम? क्लेवेज कर देते हैं। इन स्थलों को लक्ष्य, जो ये स्थल मिले हमें, इन स्थलों को हम लक्ष्य या फिर टारगेट साइट्स कहते हैं। इस प्रकार के एंजाइम बैक्टीरिया या जीवाणुओं से उत्पन्न होते हैं, और इस प्रकार की जो एंजाइम्स होते हैं वो किससे मिलते हैं हमें? बैक्टीरिया से मिलते हैं या फिर जीवाणुओं से मिलते हैं, जो बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु भोजी के डीएनए में प्रवेश को रोककर बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी खोज डब्ल्यू आर्बर ने सन 1962 में की थी। किसने की थी? डब्ल्यू आर्बर ने 1962 में की थी। इनके अनुसार जीवाणु भोजी का डीएनए किसी बैक्टीरिया में प्रवेश करता है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देता है। अगर क्या होता है? बैक्टीरिया में प्रवेश करता है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देता है। तो ये था आपका प्रतिबंधित विदलन। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और गाइस इसके नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा डीएनए फ्यूजन यानी आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए के आइसोलेशन या फिर सिंथेसिस के लिए अनेक टेक्नोलॉजीज को विकसित की गई हैं, जो कि निम्न प्रकार है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बनाई गई हैं डीएनए आइसोलेशन के लिए। तो फर्स्ट हमें दे रखी है फॉर एग्जांपल नियंत्रण पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा डीएनए का विदलन, यानी डीएनए क्लेविंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो अगर आप लोग गाइस इसी टाइप से लिखते हैं, यानी पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं, तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं और आपके नोट्स देखने में भी अच्छे लगते हैं, और आपको नोट्स बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पीडीएफ लिंक दे दिया है, वहां जाइए और पीडीएफ लिंक देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से यूकैरियोटिक जीनोम से डीएनए के वंचित खंडों को
इसके लिए प्रायः जीन बैंक या फिर जीनोम लाइब्रेरी में वंचित डीएनए के खंडों को वियोजित किया जाता है। किसके खंडों को वियोजित करते हैं हम लोग? डीएनए के खंडों को वियोजित करते हैं। जीनोमिक डीएनए को किसी प्राणी या पादप के टिश्यू में आइसोलेट किया जाता है। इस क्रिया में पहले इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रखते हैं। ठीक है, किस में रखते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रखते हैं। इस तरह से यह विभिन्न शेप के खंडों में टूट जाता है। बहुत सारे खंडों में टूटता है और बहुत सारे शेप ले लेता है। टूटे हुए खंडों को अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक कर लेते हैं। इस कार्य में दो प्रकार के जेल लगते हैं। ठीक है, अलग करने के लिए दो प्रकार के जेल लगते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एगोरोस जेल एंड सेकेंड है हमारा पॉलीएक्रिल एमाइड जेल। तो एगारोस जेल जो होता है उसको किस लिए यूज करते हैं? इस तकनीक का प्रयोग डीएनए के बड़े खंडों को आइसोलेट करने हेतु किया जाता है। वहीं पर सेकेंड है हमारा पॉलीएक्रिल एमाइड जेल। इसका यूज कब करते हैं हम लोग? यह डीएनए के छोटे खंडों में वियोजन के काम आती है। इसका प्रयोग डीएनए अनुक्रमण प्रयोग में होता है। इसके द्वारा आरएनए व प्रोटीन्स को भी पृथक किया जाता है। विभिन्न आकार वाले डीएनए खंड जेल पर बैंड या फिर पट्टियों के रूप में पृथक होते हैं। यूवी विकिरण में देखने पर यह बैंड अदीप्तिशील वर्णों में दिखाई देते हैं। फोर्थ स्टेप है हमारा पुनर्योजन रिकॉम्बिनेशन। वेक्टर में डीएनए के खंडों को दो विकार में प्रविष्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा लिंकेट्स द्वारा एंड सेकेंड है हमारा होमोपॉलीमर्स टेल द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? होमोपॉलीमर्स टेल द्वारा। कटे हुए डीएनए के स्टिकी सिरे जेल मीडियम में रखने पर स्वतः ही जुड़ जाते हैं। क्या करते हैं? स्वयं ही जुड़ जाते हैं, कोई जरूरत नहीं होती हमें उन्हें जोड़ने की। स्टेप 5 है हमारा जीन क्लोनिंग। ठीक है, जीन क्लोनिंग आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। जीन क्लोनिंग के कुछ प्रमुख पद होते हैं जिनकी जानकारी होने पर जीन क्लोनिंग संभव हो सकती है। कुछ स्टेप्स होते हैं जिनकी जानकारी अगर आपको है तो जीन क्लोनिंग आप कर सकते हैं आसानी से। फर्स्ट है पोषक कोशिका में पुनर्योजन डीएनए का पुनः स्थापन। ठीक है, और सेकेंड है हमारा पुनर्योजित डीएनए के क्लोन का निर्माण। तो पोषक कोशिका में पुनर्योजन डीएनए का पुनः स्थापन कैसे करते हैं? उपयुक्त प्रकार की निर्मित पुनर्योजित डीएनए का पोषक कोशिका यानी जीवाणु में पुनः स्थापित करते हैं, जहां पर यह पृथक करने पर क्लोन बनाता है, यानी प्रतिकृत करके हम क्लोन बना सकते हैं। उसके बाद सेकेंड है हमारा पुनर्योजित डीएनए में क्लोन का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पुनर्योजित प्लाज्मिड वाली रूपांतरित बैक्टीरियल यानी जीवाणु कोशिकाएं संवर्धन या फिर कल्चर में रखने पर गुणन करके रूपांतरित कोशिकाओं में क्लोन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? रूपांतरित कोशिकाओं के क्लोन बनाती हैं। तो ये था आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है और इसके क्या क्या प्रोसेस रहते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कि ह्यूमन लाइफ में इसके क्या यूजेस रहते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। और जूलॉजी फर्स्ट पेपर के सारे नोट्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्लेलिस्ट लिंक दे दिया है, वहां जाकर देख लीजिए।